नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैनिक रिएक्शंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, है ना। तो जो वीडियो हमने कट किया था लास्ट लेक्चर में मैनिक रिएक्शंस तक रुक गया था वो वीडियो। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन। पर उससे पहले एक बात देख लो, लास्ट लेक्चर में मैंने एक रिएक्शन जो लास्ट एग्जाम्पल कराया था उसमें मैंने एरो इधर की ओर लिख दिया है, और तुम याद रखना एरो तुम्हें इधर की ओर रखना पड़ेगा। समझ गए? कहीं समझ लो कि मास्टर को आता नहीं है, गलती बता के चला गया वो, अबे चेक कर लेना इसको, है ना। इसलिए मैंने ये यहाँ पे शुरुआत करके रख दिया था। तो लास्ट लेक्चर में ये कर लेना बेटा, पाई बॉन्ड इधर की ओर नहीं मूव करेगा, उधर की ओर मूव करेगा। चलो इसको मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा गलती जो एरर रह गया था उसको मैं हटा देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेमिंग की बात करें तो थर्ड रिएक्शंस, अल्डोल कंडेंसेशन इज ओवर, वी हैव मैनिक रिएक्शन कंप्लीटेड, वी हैव नाउ रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन। तो देखो, जब मैंने आपको एक लिस्ट बनवाया था उसमें मैंने बताया था ना, इनोलेट अगर एल्डिहाइड के हो और उसी का इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म हो, दैट विल बी द रिएक्शन इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस। नाउ वी हैव, देखो थोड़ा मैनिक रिएक्शन को मैंने बीच में ला दिया था कि जो इस तरीके की चीज़ों को मैच कर रहा था, लेकिन उसको एक्सक्लूड कर दो, फिर अल्डोल से ही शुरू करो। मैंने क्या बोला? अल्डोल से ही शुरू करना, कनेक्टिविटी अल्डोल को रखना। मैनिक बीच में घुस गया था उसको हटा देना, है ना। कंसेप्ट को समझना, पर मैनिक बीच में रह गया था उसको हटा करके रिफॉर्मर्सकी की बात करना। और उसमें क्या होगा देखो इधर देखो, यानी हमारा इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म तो एल्डिहाइड ही रहेगा या कीटोन्स रहेंगे, और न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म मैंने यहाँ पे बदला है जिसका नाम क्या है? इनोलेट ऑफ एस्टर। किसका इनोलेट बेटा? एस्टर का इनोलेट। यानी यहाँ पे पहले हमने इनोलेट किसका लिया था, यानी न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म किसका लिया था? एल्डिहाइड और कीटोनों का, दैट इज अल्डोल। नाउ वी हैव जस्ट चेंजेस आवर न्यूक्लियोफिलिक सिस्टम। इनोलेट का सोर्स अब मैं एस्टर मान रहा हूँ, और एस्टर भी ऐसा खासा नहीं, एस्टर भी मैं जो ले रहा हूँ दैट इज अ जिंक, एस जिंक इनोलेट। यानी यहाँ पे जो इनोलेट बना है उससे मैं Zn का नाम दे रहा हूँ, ZnBr, O-, या फिर ऐसे समझ लो मेटल है, O से जिंक का बॉन्ड है। इसका मतलब रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन में इनोलेट तो होते हैं एस्टर के, पर दैट इज अ जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर लिया जाता है, ठीक है। जिंक इनोलेट ऑफ एस्टर एंड वी हैव एल्डिहाइड और कीटोन, और इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो फाइनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो मतलब क्या बोला मैंने? अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शंस में इनोलेट तो एल्डिहाइड और कीटोनों के थे, इलेक्ट्रोफिलिक भी एल्डिहाइड और कीटोनों का था, पर मैंने इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म तो रहने दिया है, बट डिफरेंस क्या डाल दिया? इनोलेट को चेंज करके मैंने एस्टर की इनोलेट को डाल दिया है। फिर सवाल ये उठेगा ना, ये तो मार्केट में अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर क्या इनोलेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं? आप ही बताओ। बिल्कुल नहीं, होते ही नहीं है ना। तो इसका मतलब हमारा पहला काम क्या होगा इस रिफॉर्मर्सकी रिएक्शंस में? इस इनोलेट को बनाना, और इसे रिफॉर्मर्सकी रिएजेंट भी कहा जाता है। समझ गए? जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं, वैसे रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन के रिएजेंट को हम रिफॉर्मर्सकी रिएजेंट भी कहते हैं। तो सबसे पहले ये बनाने के लिए हम क्या लेंगे? क्योंकि आज तक हम लोग क्या करते थे, एस्टर के जब इनोलेट बनाते थे ना, तो वहाँ नॉर्मल एस्टर हुआ करता था इस तरीके से, और उसको हम लोग कोई बेस डाल देते थे, जैसे सोडियम हाइड्राइड हो या सोडियम इथॉक्साइड हो। तो सोडियम हाइड्राइड उसे कंप्लीट इनोलेट बना दिया करता था, याद होगा आपको, और सोडियम इथॉक्साइड उसे पार्सिलेट इनोलेट बनाता था। तो हमने आज तक इनोलेट बनाने के लिए दो तरीके का इस्तेमाल किया था, एक ऐसा बेस जो कंप्लीट बनाए और एक ऐसा बेस जो पार्शियल बनाए। लेकिन जिंक इनोलेट कैसे बनता है, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, तो हमें रेडीमेड ये तो मिलेगा नहीं, तो इसका मतलब वी हैव टू फॉर्म दिस इनोलेट फ्रॉम सम सोर्सेस। तो ये सोर्स क्या होगा? बोर्ड पे देखना बेटा, ये सोर्स जो होता है दैट सोर्स इज कॉल्ड ब्रोमो एस्टर। यानी एक आपके पास एस्टर तो है, पर वी हैव ब्रोमो एस्टर। इसका मतलब रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन की पहचान कैसे होती है बेटा? रिफॉर्मर्सकी रिएक्शन की पहचान होती है अल्फा हेलो एस्टर से। इसका मतलब वी हैव अल्फा हेलो एस्टर एंड दिस इज अ कीटो फॉर्म, वी हैव टू प्रोड्यूस इट इनटू अ जिंक इनोलेट। हमें इसको बनाना पड़ेगा, और जब बनाना पड़ेगा तो क्या डालना पड़ेगा? देखो, अगर जिंक इनोलेट डालना है तो देखो यहाँ पे वी मस्ट हैव जिंक मेटल, यानी जिंक मेटल, इसे जिंक इनोलेट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं जरा बोर्ड पे देखो, देयर इज अ लॉट ऑफ वे टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इनोलेट, बट हम क्या फेवर करेंगे? देखो समझने के लिए क्या करना है
पहले समझो, इसको तोड़ करके समझा रहा हूँ मैं। इसमें क्या होता है, इसे जिंक के साथ जब तुम ट्रीट करते हो तो न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म जिंक इनोलेट जब जनरेट होते हैं वो कैसे होते हैं, यहाँ पे O है, ये पाई बॉन्ड को पहले होमोलिटिकली ब्रेक कर देना। देखो इधर समझ लो, इस तरीके से मैकेनिज्म को सॉल्व कर सकते हो आप। और फिर जो जिंक मेटल है ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकता है कि नहीं कर सकता बताओ। तो जिंक मेटल जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो ज़रा बोर्ड पे देखते चलना, जिंक मेटल जब 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मान लो ट्रांसफ़र कर देगा। तो जिस वजह से व्हाट हैपन, यहाँ क्या बनेगा, देखो इधर यहाँ ब्रोमीन होगा, यहाँ पे O पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा माइनस, कार्बन पे भी चार्ज क्या डेवलप हो जाएगा माइनस, और ये माइनस चार्ज के बगल में अगर कोई लिविंग ग्रुप है तो ये माइनस चार्ज इस ब्रोमीन को लीव करा देगा, और अगर इसको लीव कराएगा तो हमें क्या मिलेगा, अल्कीन, यहाँ मिलेगा OET और यहाँ मिलेगा O पे माइनस। और जिंक जिस फॉर्म में बाहर निकला है Zn2+ के फॉर्म में बाहर निकला है ना, और Br के फॉर्म में Br- बाहर निकला है। इसका मतलब ये तीनों को जब तुम अटैच कर दोगे, क्योंकि जिंक दोनों को कोऑर्डिनेट कर लेगा, और ऐसे सिस्टमों को ही हम क्या बोलेंगे, जिंक इनोलेट। क्या हमारी बात आप समझ पाएँ? तो कोई इसको इस तरीके से समझता है और कोई इसे क्या करता है, ज़रा देखो, डायरेक्टली जिंक को क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराता है, बॉन्ड शिफ्ट कराता है, Br इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाते हैं। तो कोई इस तरीके का भी मैकेनिज्म लिख सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे भी लिख दो, यहाँ Zn का इस्तेमाल कर लेना, Br लगा देना, यहाँ OET लगाना। ये डायरेक्ट चीज़ों को एक्सप्लेन करने का है, ये थोड़ा मैकेनिज्म को रेडिकल मैकेनिज्म्स के थ्रू लेकर के चलने का होता है। तो देखो, जिंक इनोलेट बनाने के लिए हमें अल्फा हेलो एस्टर की इस्तेमाल करना होगा और साथ जिंक मेटल को भी लेना पड़ेगा। तो रिफॉर्मर्स की रिएक्शन का हीरो है जिंक इनोलेट, जिसको हमें बनाना है, जो रेडीमेड मिलेगा नहीं। देन आफ्टर वी हैव इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म प्रेजेंट, दोनों को अटैक करा दो। तो देखो, दिस इज द स्टेप 1 ऑफ रिफॉर्मर्स की रिएक्शन। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रख लोगे क्या, पक्का ना? आगे बढ़े। तो ये तुम्हारा था रिफॉर्मर्स की रिएक्शन का रिएजेंट का प्रिपरेशन, कि जिंक मेटल की वजह से अल्फा हेलो एस्टरों को हम ना इनोलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब इनोलेट कन्वर्ट होंगे देन आफ्टर हम इसके न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म का इस्तेमाल इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करने के लिए करेंगे। तो ज़रा देखो इधर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है, ढंग से देखो बोर्ड पे। जैसे मैंने यहाँ इनोलेट बना दिया, मैंने इनोलेट बना दिया, मान लो ये मैंने O लगा दिया, यहाँ मैंने जिंक लगा दिया, यहाँ मैंने Br लगा दिया, दैट इज़ द इनोलेट। पक्का समझ गए, दैट इज द जिंक इनोलेट। और इसके सामने अब मैं क्या रख रहा हूँ, कोई एल्डिहाइड, मान लो मैंने रख दिया है बेंजल्डिहाइड। क्या रख दिया बेटा, बेंजल्डिहाइड। तो ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म इंटरेक्ट होंगी। बस यहाँ जो सब्जेक्टिव पेपर के लिए जा रहे हैं ना, वो क्या करना, इसे ढंग से दिखाना। जैसे यहाँ Zn क्या करता है, इसको भी कोऑर्डिनेट कर लेता है, और ये क्या करता है, इसको नज़दीक लाने में, कोलाइड करने में, रेट को बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि ये जो कोऑर्डिनेट कर सकता है। तो वैसे किसमें क्या होता है, देखो ये वापस आया, न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म से अटैक हुआ, और O- से तुरंत जिंक अटैच हो जाता है। तो इसका मतलब, क्योंकि जिंक क्या होते हैं, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, तो ये कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। यहाँ अब बताओ, ये O-CO बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच का क्या नया बॉन्ड बनेगा, ऑफ कोर्स बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, O, और ये Zn अब इसके साथ जुड़ जाएगा, तो इसको ZnBr बोल देना, और यहाँ पे क्या लगा होगा, फिनाइल ग्रुप। क्या मेरी बात आप समझ गए? सिंपल है ना यार। ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक फॉर्म, दोनों इंटरेक्ट कर जाएंगे, और जैसे इंटरेक्ट करेंगे वी हैव बीटा पोजीशन पे ZnBr। अब यहाँ क्या करना है, जरा बोर्ड पे ढंग से देखने का। अगर तुम्हें कह दिया जी H+ डाल दो सिंपली, तो क्या करना, OZnBr में से H+ का मतलब क्या हुआ, ये माइनस है, और यहाँ H+ डालोगे यानी पानी के साथ ही डालना पड़ेगा, ये H को एक्सेप्ट कर लेगा और जिंक हाइड्रोक्साइड बन के निकल जाएगा। तो वी हैव व्हाट, अल्फा हेलो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन जाएंगे। लेकिन बोर्ड पे थोड़ा एक बार ढंग से देख लेना कि कभी कभी क्या करता है ना, वो एसिडिक कंडीशन डाल करके थोड़ा हीट कर देता है। तो एसिडिक कंडीशन डाल के अगर हीट करेंगे तो क्या क्या चीज़ें होंगी, बोर्ड पे देखना, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे थोड़ा ढंग से देख लीजिए बेटा, एग्जाम में थोड़ा ढंग से देख लीजिएगा इसको। अगर तुमने एसिडिक कंडीशन डाल करके हीट कर दिया है तो 2 चीज़ें होंगी। क्या चीज़ें होंगी, पहला, यहाँ से ये वाटर बन के डिहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि एसिडिक कंडीशन में, मुझे बताओ बोर्ड पे देखो, एसिडिक कंडीशन में यहाँ पे ये प्रोटोनेट हो सकता है, और प्रोटोनेट होने के बाद अगर डबल प्रोटोनेट हो गया तो वाटर बन जाएगा,
और वाटर बनते ही तुम्हें बताओ क्या होगा, यहाँ से लीव करेगा, कटायन बनेगा, यहाँ से लीव कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इधर देखो बोर्ड पे अल्कीन फॉर्म होगी और यहाँ पे बन जाएगा OET। और याद रखो एसिडिक कंडीशन ना एस्टरों को भी हाइड्रोलाइज कर सकती है। बेसिक कंडीशन में जो एस्टर होते हैं वो इरिवर्सिबली हाइड्रोलाइज होते हैं, वो अनायन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एसिडिक कंडीशन में एक पॉइंट और है जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज अ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। और एसिडिक हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म आपको समझनी होगी। OET हट करके यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, OH, और यहाँ फिनाइल था, फिनाइल को साथ लेके चलना, और यहाँ जब हटेगा तो अल्कीन बनेगी, यहाँ पे तुम्हारे पास OH बनेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास फिनाइल होगा, दैट रिप्रोडक्ट इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गए, और बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर को जब तुमने एसिडिक कंडीशन में हीट कर दिया है तो देयर विल बी 2 टाइप ऑफ सिस्टम, 2 स्टेप्स और बन जाएंगे। देयर इज अ डिहाइड्रेशन स्टेप विच इज अल्कीन फॉर्मेशन, एंड द हाइड्रोलिसिस स्टेप दैट इज एस्टर अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म एसिड। दैट एसिड क्या नाम है इसका, जरा देखो, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बोलेंगे इसको, एंड द बीटा कार्बन हैविंग फिनाइल ग्रुप दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बोलेंगे बेटा इसको, एंड द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इन इफ बीटा कार्बन है फिनाइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड सिनामिक एसिड। ये नाम आपको थोड़ा याद होना चाहिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड इन विच बीटा कार्बन हैविंग द फिनाइल ग्रुप दैट एसिड इज टर्म्ड एज सिनामिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म आपको समझ में आना चाहिए और इसको पहचानने भी आपको एग्जाम में आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको इस लेवल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मतलब रिफॉर्मर्स की रिएक्शन को पहचानना हो और उसके मैकेनिज्म बनाने हो, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं और पहचान सकते हैं बेटा। चलिए, तो इसका मतलब एग्ज़ाम में जो सवाल आपको मिलेंगे वो सवाल आपको कैसे मिल सकते हैं वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग में आपको थोड़ा रखना पड़ेगा किस टाइप के सवाल अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो हाउ वी कैन डील विद दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस। तो चलिए, यहाँ मैं क्या बोलने वाला हूँ, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया, यहाँ पे मैं एक एस्टर बना रहा हूँ, जैसे एक एस्टर आपको दे दिया गया है OMe, और यहाँ पे आपको दे दिया है ब्रोमीन, यहाँ पे लिखा दिया है मैथिल, और यहाँ पे डाल दिया है फर्स्ट जिंक, सेकेंड मान लीजिए यहाँ टर्सरी ग्रुप O, इस तरीके के इस टाइप के सवाल जेम 2015 में पूछे गए थे। यहाँ जिंक डाल करके यहाँ पे बेंजल्डिहाइड डाल दिया, एंड द थर्ड वन इज H3 एंड हीट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। कंप्लीट कर लेना इसको, समझ जाओगे जिंक है, जिंक से क्या बनाना, जिंक इनोलेट, एंड द जिंक इनोलेट विल अटैक ऑन द एल्डिहाइड ग्रुप, फर्दर H+ डाला है हीट के साथ तो डिहाइड्रेशन भी हो जाएंगे और हाइड्रोलिसिस भी। पक्का समझ गए। अगर यही एस्टर एक साइक्लिक एस्टर होता तब भी वही करना बेटा। अगर मेरे पास मान लो ये लैक्टोन्स है, बिकॉज साइक्लिक एस्टर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ साइक्लिक एस्टर एंड दिस साइक्लिक एस्टर इज टर्म्ड एज लैक्टोन्स। क्या बोलते हैं बेटा इसको, लैक्टोन्स कहते हैं। और यहाँ पे होता है कोई हैलोजन, और अगर इस लैक्टोन को मैंने जिंक के साथ ट्रीट कर दिया है, मस्ट नो क्या होने वाला है, एंड वी है फॉर्मल्डिहाइड, क्या होने वाला है आपको पता है, और केवल एसिडिक कंडीशन डाला है, हीट नहीं किया, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। आप आसानी से इस लैक्टोन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी की एस्टर में कर लेना इसका प्रोडक्ट ये बनाना, और यहाँ तुम बनाओगे तो इसका फाइनल मॉलिक्यूल आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ड्रॉ करके चले आना। तो रिफॉर्मर्स की रिएक्शंस में इस टाइप की चीज़ें आपको एग्जाम में मिल सकती हैं। पक्का समझ गए। तो ये मैंने बेसिक्स पार्ट आपको बताया है, क्योंकि जिंक का इस्तेमाल BSc लेवल में तो बहुत आसान है, लेकिन जब MSc लेवल की बात करूंगा ना तो ये BSc और MSc दोनों के लिए इक्विवेलेंट है। इतना ही तुम्हें आना है रिफॉर्मर्स की रिएक्शन में, पहचानने आना चाहिए और मैकेनिज्म बताने आना चाहिए। ठीक है, समझ गए बात को, आगे बढ़े। तो देखो, इसको मैं यहीं पे कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि रिफॉर्मर्स की रिएक्शंस इतने ही आपको पढ़ने हैं। लेकिन जो मास्टर वाले बच्चे हैं उन्हें क्या करना है, ज़रा देखो, उन्हें जिंक मेटल का इस्तेमाल बहुत करना है। जैसे जिंक मेटल का इस्तेमाल यहाँ भी करना है, और कभी कभी जिंक मेटल का इस्तेमाल यहाँ भी करना है, और इसे कहा जाता है डिसॉल्विंग मेटल रिडक्शन। अगर एस्टर की जगह अगर कीटोनों को तुम ले लेते हो और जिंक के साथ एसिडिक एसिड में ट्रीट कर देते हो, तुम बताना क्या प्रोडक्ट बनने वाला है यहाँ पे। ठीक है, इसका काम तुम्हें करना है,
और अगर जिंक और कॉपर ले लिया है तो क्या बनाएंगे। तो कहानी है APQR। जैम वाले बच्चे तुम्हें देखना नहीं है इस बात को, ड्यू वाले बच्चे तुम्हें भी नहीं देखना है, नेट वाले बच्चे सॉल्व करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ रीएजेंट। चलो तो दैट इज द एंड ऑफ रिफॉर्मर्स की रिएक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।